आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला है 1781 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1786 का अधिनियम। इसमें कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट। क्योंकि भारत की स्थानीय क्योंकि भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत करना जो है वो 1793 के एक्ट में व्यवस्था नहीं थी, या 1813 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी। जबकि 1793 के एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अभिभावी करने अथवा न मानने की शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित किया गया था। बाकी जो हैं वो सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कूट के माध्यम से सही कथन चुनना है। इसमें है 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। किसी सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 25 हो सकती है। बोर्ड के सदस्यों पर अधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन तिथि से 5 साल के लिए होगा। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, 1 3 4, 1 4, 2 3 या फिर 2 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 4 पहला और चौथा जो है सही है। दूसरा तीसरा जो है वो गलत है कि 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत नहीं, अनुच्छेद 19 के तहत बनाया गया। जबकि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में 43 भी जोड़ा गया और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और संविधान में एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक उपबंध बनाए गए हैं। सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 25 नहीं 21 हो सकती है। ठीक है, और बोर्ड और सदस्यों के कार्यकाल जो है वो निर्वाचन की तिथि से 5 साल के लिए होगा। इसलिए इसका पहला और चौथा जो है सही है और दूसरा तीसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें कि संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, और संविधान के अनुसार जब सरकार त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र दे देना होता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, और महान्यायाधीश के कार्यकाल को संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया, तो उसको हटाने की लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं है। महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है, पर भारतीय राजनीतिक परंपरा व्यवस्था में यह परंपरा रही है कि जब सरकार त्यागपत्र दे देते उसे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र दे देना होता है, क्योंकि उसकी नींव सरकार की सिफारिश पर होती है। परंतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसे इस्तीफा देना ही चाहिए। अगला प्रश्न है संविधान के 234 अनुच्छेद 234 324 में चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है।
तो कौन सा निष्पक्ष प्रावधान नहीं किया गया है? पहला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। और संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार अथवा दूसरी अन्य नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त के सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 3 भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष कार्य करने के लिए कई उपबंध भी किए गए, इसमें कुछ दोष भी हैं। जैसे संविधान में निर्वाचन आयोग की सदस्यों की योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग की सदस्यों की पदावधि कितनी है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर भी रोक लगाई नहीं गई है, इसलिए सी विकल्प जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, वायुदाब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है और किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक वायुदाब दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ठीक है, कि पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहा जाता है। सागर तल पे वायुदाब अधिकतम होता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, किंतु किसी स्थान पर सारा दिन समय एक समान वायुदाब नहीं रहता है। किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक वायुदाब जो है सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को तो फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होता है। इसलिए पहला कथन जो है सही है और दूसरा जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का गुण नहीं है? ऑप्शन है, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, अस्थायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, या व्यापक प्रतिनिधित्व। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अस्थायी सरकार। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन उनके क्षेत्र संबंधित जो है वो बताना है कि मारिन, गोरिच, सुखोवे, जोंडा। जो इसका सही जो सुमेलियन है वो आपका है जोंडा जो है, सॉरी मरीन जो है, मरीन जो है ये फ्रांस की एक हवा है। गोरिच जो है वो ईरान की है। सुखोवे जो है वो रूस और कजाकिस्तान में बहती है, और जोंडा जो है वो अर्जेंटीना की है। इसे सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। और जो जोंडा है वो शुष्क हवा है, मारिन जो है वो गर्म और आर्द्र हवा है, गोरिच जो है गर्म और शुष्क है, और सुखोवे जो है जो रूस कजाकिस्तान में बहती है वह भी एक गर्म हवा है। इसका वो सही जो आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 40 डिग्री से 55 अक्षांश और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन इसका जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में 30 से 45 अक्षांशों के मध्य पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग इन अक्षांशों के बीच ही पड़ता है, इसलिए यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है? बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, डेविस स्ट्रेट, युकाटन जलडमरू मध्य, या फिर टार्टरी जलडमरू मध्य। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, युकाटन जलडमरू मध्य। युकाटन जलडमरू मध्य जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, जबकि टार्टरी जलडमरू मध्य
ओखोटस सागर और जापान सागर को जोड़ता है। बोस्पोरस जलसमूह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। और डेविस स्ट्रेट बैफिन की खाड़ी जो है, जो मरमरा सागर और डेविस स्ट्रेट जो है वो बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ता है। मतलब डेविस स्ट्रेट जो है वो बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट माध्यम के से चुनिए कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नाबार्ड के द्वारा अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया गया और जलवायु रणनीति 2030 जो है 2030 का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकता को संबोधित करना है। तो कौन सा जो है इसमें सही है? 1 और 2, 2 और 3, सॉरी 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3 या फिर 1 3 या फिर 1 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 3 4, या डी ऑप्शन का जो है वो सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि नाबार्ड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित नहीं है। नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड द्वारा अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 के दस्तावेज का अनावरण किया गया, जिसे भारत की हरित और वित्त पोषण की आवश्यकता को संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है कि कपास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है कपास के बीज का उपयोग वनस्पति तेल उद्योग में किया जाता है और कपास उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए और डोडी खिलने के समय स्वच्छ आकाश एवं नमी युक्त आवश्यक मौसम होता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4 या फिर 2 और 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 1 2 3, क्योंकि कपास का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जबकि इसके बीजों का उपयोग वनस्पति तेल उद्योग में किया जाता है। कपास मूल रूप से खरीफ की फसल है। कपास जो है मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। ठीक है, फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और तापमान 25 से 35 सेंटीग्रेड होना चाहिए और इसकी डोडी खिलने के समय आकाश स्वच्छ एवं तेज धूप होनी चाहिए। तेज धूप होनी चाहिए जिससे रेशे में पर्याप्त चमक आ सके, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये थे हमारा आज के कुछ प्रश्न।